पर जिन चीज़ों पर आपका ध्यान नहीं गया वो है इस रेप पर की जाने वाली पॉलिटिक्स और कुछ लोगों का दोगलापन। और कुछ लोग तो ये चाहते हैं कि लोगों का ध्यान इस मुद्दे से ही हट जाए। सोचिए ये इंसिडेंट किसी और स्टेट में हुआ होता तो ये इंसिडेंट की नेक्स्ट डे ही वहाँ जाकर धरने पर बैठ जाते। सोचिए ये जर्नलिस्ट हैं, इनके पास खबर सबसे पहले पहुँचती है, उसके बाद भी इन्हें 2 दिन लग जाते हैं ये सोचने में कि क्या ट्वीट करना है। इन जैसे लोगों को किसी को जस्टिस दिलवाने की परवाह नहीं है, बस इन्हें परवाह है कि आप इस केस के बारे में बात करना बंद कर दो। कोलकाता पुलिस ने 1 हफ्ते का टाइम मांगा था, उसके बाद ये केस को सीबीआई को ट्रांसफर करना चाहते थे, पर कोर्ट ने कहा कि आपने अब तक जितने घटिया तरीके से काम किया है आपको 1 दिन भी नहीं मिलेगा। पर शायद उन्हें प्रधानमंत्री बनने के लिए टीएमसी की जरूरत होगी, इसलिए थोड़ा हल्का हाथ रख रहे हैं। दोस्तों 9 अगस्त को हुए कोलकाता रेप केस ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। इस केस के बारे में आपको ऑलरेडी सारी जानकारी होगी कि किस तरह आरजीकर मेडिकल कॉलेज की एक फीमेल डॉक्टर जो लगातार 36 घंटे काम करने के बाद हॉस्पिटल के सेमिनार रूम में रेस्ट करने जाती है और वहीं उसके साथ रेप होता है। सॉरी, ब्रूटल रेप। शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। जब तक पेल्विक गर्ल नहीं टूटता है इस तरह 2 पांव को नहीं चीरा जा सकता है। ये रेप कितना ब्रूटल था और उसकी बॉडी किस हालत में मिली, इन खबरों से आपका ध्यान इस केस पर गया होगा। पर जिन चीज़ों पर आपका ध्यान नहीं गया वो है इस रेप पर की जाने वाली पॉलिटिक्स और कुछ लोगों का दोगलापन। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगा जो इस केस पर कुछ अलग तरीके से ही बिहेव कर रहे हैं। मैं आपको डेट बाय डेट ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा जिससे आपको इनके काम करने का तरीका बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगा। और ये समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर अगली बार ऐसा कुछ हो तो आप समझ पाओ कि कौन क्या कैसे और क्यों कर रहा है। देखिए जब निर्भया केस हुआ था दिल्ली में तो हमारा पूरा देश निर्भया के साथ खड़ा हो गया था, इस उम्मीद में कि अगर इसके आरोपियों को ऐसी सजा मिले जो हमारे समाज में मिसाल बन सके तो शायद ऐसा ब्रूटल क्राइम किसी और के साथ ना हो। उस समय की दिल्ली सरकार ने भी अपनी गलती मानते हुए फुल फोर्स से एक सर्च ऑपरेशन स्टार्ट करवाया जिससे ये आरोपी जल्द से जल्द पकड़े जा सके। बट फिर से एक ऐसा ही क्राइम देखने को मिला जिसे लोग निर्भया के साथ जोड़कर देख पा रहे हैं। बट इस केस में चीज़ें बहुत ही डिफरेंट हैं। बंगाल सरकार किस तरीके से काम कर रही है और करना क्या चाह रही है कुछ समझ नहीं आ रहा। और कुछ लोग तो ये चाहते हैं कि लोगों का ध्यान इस मुद्दे से ही हट जाए। चलिए समझते हैं कैसे। दोस्तों ये घटना घटती 9 अगस्त को और बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की एक डिटेल्ड स्टेटमेंट 14 अगस्त को आती है जिसमें वो बताती हैं कि उन्होंने इस केस पर कितना एक्टिवली काम किया और साथ ही साथ वो अपना व्हाट अबाउट इट माइंडसेट भी शो कर देती है। अगर सिंपल वे में कहूँ तो जब आप अपनी गलती को छोटा दिखाने के लिए या छुपाने के लिए दूसरों की गलतियां गिनवाना शुरू कर दो उसे कहते हैं व्हाट अबाउट इट। ममता बनर्जी बीजेपी और सीपीआईएम को ब्लेम करती हैं कोलकाता को बदनाम करने के लिए और उनसे कहती हैं कि आप अपने स्टेट्स में देखिए कि कितने हीनियस क्राइम्स हो रहे हैं। देखिए ममता दीदी, दूसरों की कॉलर की गंदगियां दिखाने से आपकी साड़ी तो साफ नहीं हो जाएगी। दोस्तों इनके इस स्टेटमेंट से शुरुआत हो जाती है इस मुद्दे से ध्यान भटकाने की, क्योंकि इनके इस स्टेटमेंट के बाद इनकी पार्टी के कई मेंबर्स और फॉलोअर्स भी ये सेम चीज़ करना शुरू कर देते हैं। टीएमसी पार्टी के 3 बड़े मेंबर जो राज्यसभा में भी हैं और बड़े ही एक्टिविस्ट टाइप के हैं, सागरिका घोष, साकेत भोसले और महुआ मोइत्रा। साकेत भोसले ने 14 अगस्त से पहले कोलकाता रेप केस पर एक भी ट्वीट नहीं किया था, बट ममता बनर्जी के इस स्टेटमेंट के आने के बाद ये एक्टिव हो जाते हैं और लिखना शुरू कर देते हैं। ये लिखते हैं कि देखिए किस तरह कांग्रेस पार्टी ने कठुआ रेप केस के आरोपी के सपोर्टर को अपनी पार्टी में मिला लिया है। करीना कपूर ने भी बंगाल केस पर एक इंस्टाग्राम पोस्ट किया था। ये उनके इस पोस्ट को टैग करके लिखते हैं कि देखिए ये बीजेपी की टूल किट है और कहते हैं दिस इज बियॉन्ड शेमलेस। पर उनकी इस ट्वीट पर लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया और फिर उन्होंने इस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया। फिर ये उत्तराखंड और बिहार से 2 सिमिलर केस लेकर आते हैं और ट्वीट कर देते हैं जिससे कि लोगों का ध्यान इस केस से हटकर थोड़ा उधर भी जाए। चलिए अब देखते हैं हमारी सो कॉल्ड शेरनी महुआ मोइत्रा को। हमारी शेरनी का पहला ट्वीट 13 अगस्त को आता है। इस इंसिडेंट के पूरे 4 दिन के बाद इन्हें ये रियलाइज़ होता है मैं पूरे देश के बारे में बोलती हूँ, पर अब जब मेरे घर में ही इतना बड़ा क्राइम हुआ है तो मुझे कुछ तो बोलना पड़ेगा। तो ये पूरे दिन में सिर्फ एक ट्वीट करती है, सिर्फ एक ट्वीट, जबकि 11 अगस्त को एक ही दिन में एक ही टॉपिक पर पूरे 12 ट्वीट करती हैं। शायद इन्हें ये मुद्दा इतना बड़ा नहीं लगा होगा, पर हाँ इनसे सवाल मत पूछिएगा, आपको ब्लॉक कर देंगी। सागरिका घोष का भी पहला रिएक्शन
इस इंसिडेंट के पूरे 4 दिन के बाद आता है और इस रिएक्शन में उन्होंने लिखा कि इस इंसिडेंट पर कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। वैसे तो वो विमेन सेफ्टी को टॉप प्रायोरिटी मानती है, पर इस इंसिडेंट में वो पॉलिटिक्स ना करने की अपील कर रही है। शायद वो चाहती हैं कि ऑपोजिशन अपना काम ना करे। सोचिए ये इंसिडेंट किसी और स्टेट में हुआ होता तो ये इंसिडेंट के नेक्स्ट डे ही वहाँ जाकर धरने पर बैठ जाती और ये भी साकेत गोखले की ही तरह बिहार वाले रेप केस को पोस्ट कर देती है। वैसे ये दोगलापन और व्हाट अबाउटरी सिर्फ पार्टी के मेंबर्स ही नहीं कर रहे हैं, उनके नॉर्मल फॉलोअर्स, कुछ न्यूज रिपोर्टर्स और कुछ खास लीडर्स भी यही हरकतें कर रहे हैं। राजदीप सरदेसाई जो सागरिका घोष के पति भी हैं, वो पूरे भारत की मीडिया को गोदी मीडिया कहकर खुद को सबसे निष्पक्ष पत्रकार कहते हैं। इनका पहला ट्वीट इंसिडेंट के 2 दिन बाद आता है। सोचिए ये जर्नलिस्ट हैं, इनके पास खबर सबसे पहले पहुंचती है, उसके बाद भी इन्हें 2 दिन लग जाते हैं ये सोचने में कि क्या ट्वीट करना है और उसके बाद ये भी डिफरेंट स्टेट से रेप केसेस निकालकर पोस्ट करना शुरू कर देते हैं। हो सकता है आप ये सोचें कि इसमें गलत ही क्या है, हर केस पर ध्यान देना चाहिए। देखिए ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि हर रोज हमारे देश में ऐसे हीनियस क्राइम्स होते हैं, पर हर क्राइम को निर्भया केस जैसी अटेंशन नहीं मिल पाती और ये पॉसिबल भी नहीं है। पर जब कोई इंसिडेंट पूरे देश को एक साथ खड़ा कर देता है तो ज़रूरी हो जाता है उस केस पर पूरा ध्यान लगाना ताकि एक मिसाल बना पाएं और ये इंसिडेंट लोग, रेपिस्ट और पॉलिटिकल पार्टीज भूल ना सकें ताकि एक बड़ा चेंज ला सकें। इन जैसे लोग व्हाट अबाउटरी यूज़ करके आपको इमोशनल करेंगे कि क्या आप सिर्फ एक रेप को देखेंगे, क्या ये जो बाकी क्राइम्स हो रहे हैं क्या उनको जस्टिस नहीं मिलना चाहिए। इन जैसे लोगों को किसी को जस्टिस दिलवाने की परवाह नहीं है, बस इन्हें परवाह है कि आप इस केस के बारे में बात करना बंद कर दें। इस तरह का नैरेटिव हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है। ममता बनर्जी का ये प्रोटेस्ट देखिए, ऐसा लगता है वो फिर से चुनावी मोड में आ चुकी हैं। आखिर वो न्याय किससे मांग रही हैं? अपनी सरकार से? ये सिर्फ एक नाटक है सिंपैथी गेन करने की। ये सिर्फ इतना जताना चाहती हैं कि ये केस सीबीआई को जा चुका है, अगर ये केस हमारे हाथ में होता तो हम इसको न्याय जल्द से जल्द दिलवाते। देखिए आपको बता दूं, कोलकाता पुलिस ने 1 हफ्ते का टाइम मांगा था, उसके बाद ये केस को सीबीआई को ट्रांसफर करना चाहते थे, पर कोर्ट ने कहा कि आपने अब तक जितने घटिया तरीके से काम किया है आपको एक दिन भी नहीं मिलेगा। इतना होने के बाद भी ममता बनर्जी कुछ काम करने के बजाय नाटक करने में लग जाती हैं। अगर आप काम कर रही होती तो शायद हॉस्पिटल पे यह अटैक नहीं होता, शायद सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं होती। आपको अपनी कानून व्यवस्था देखने की जरूरत है। दोस्तों, हमारे देश के सो कॉल्ड मसीहा और भावी प्रधानमंत्री का कोलकाता केस पे रिएक्शन आने में पूरे 5 दिन लग जाते हैं और वो भी सिर्फ एक ही ट्वीट कर पाते हैं। अगर ये केस किसी बीजेपी रूलिंग स्टेट में हुआ होता और वो थाईलैंड में भी होते तो भी पहली फ्लाइट पकड़कर वापस आ जाते और धरने पर बैठ जाते, पर शायद उन्हें प्रधानमंत्री बनने के लिए टीएमसी की जरूरत होगी, इससे थोड़ा हल्का हाथ रखते हैं। एक बहुत बड़े यूट्यूबर जो हमारे देश में होने वाली किसी भी घटना पर बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाते हैं। इनकी वीडियोस को देखकर लगता है कि महात्मा गांधी के बाद इन्हें ही हमारे देश की सबसे ज़्यादा चिंता है, पर कोलकाता केस में ये सिर्फ 2 मिनट का शॉर्ट वीडियो बनाते हैं और उसमें भी सिर्फ 15 से 20 सेकंड ही इस मुद्दे पर बात करते हैं। शायद उन्हें इस बात का डर है कि कहीं 1000-2000 सब्सक्राइबर कम ना हो जाए, पर अच्छा है कि मैं बोल सकता हूँ मेरे सब्सक्राइबर ऑलरेडी कम हैं। दोस्तों, एक सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग ये रखिए कि जो लोग भी ऐसे मुद्दों पर भी अपना नफा और नुकसान देखते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी या कोई भी यूट्यूबर, डजंट मैटर, पर जो ऐसे मुद्दों पर भी अपना नफा नुकसान देखते हैं वो कभी निष्पक्ष नहीं हो सकते। उनका सिर्फ एक पक्ष होता है, अपना प्रॉफिट। दैट्स इट। दोस्तों, इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि इस मुद्दे की सीरियसनेस को समझा जाए। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। रोज हमारे देश में 96 केसेस रजिस्टर होते हैं। कभी आप अपने घर की महिला जो घर से बाहर जाती है पढ़ने या काम करने, कभी आप उनसे सिर्फ 15 मिनट बैठकर बात करें और इस प्रॉब्लम के बारे में पूछें। आपको पता चल जाएगा कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है और उन्हें रोज किस टाइप की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। बाकी उम्मीद करता हूँ कि ये कोलकाता केस हमारे समाज के लिए एक सबक बनेगा और हमारी सरकार फीमेल सिक्योरिटी के लिए कुछ बड़े रिफॉर्म्स करेगी जो ज़रूरी हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।